तो दोस्तों हम क्लास 12th नेवी और एयरफोर्स की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्लास 12th का पहला चैप्टर विद्युत आवेश चल रहा है हमारे। और उसमें हमने लास्ट टॉपिक विद्युत ध्रुव की अक्ष पर तीव्रता किस प्रकार ज्ञात की जाती है वो हमने देख लिया था। आज हम निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करना देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पिछला वीडियो देख लिया, अक्ष पर तीव्रता किस प्रकार से हमने ज्ञात की थी वो, ताकि आपको ये द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिजिक्स के आगे अपलोडेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब हमारा टॉपिक है द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करना। तो हमने देखा था कल, हमने समझा था कि जैसे ये हमारे पास में माइनस का क्यू आवेश है हमारे पास द्विध्रुव का, ये हमारे पास द्विध्रुव का प्लस का क्यू आवेश है और इसका मध्य बिंदु हमने ये लिया है। अब चूँकि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी उसको हम 2a से लिखते हैं, इसीलिए ये मध्य बिंदु से माइनस क्यू की दूरी a हो जाएगी और इस मध्य बिंदु से प्लस क्यू की जो दूरी है वो भी a हो जाएगी। हमने माइनस क्यू को a बिंदु पर माना है, प्लस क्यू को b बिंदु पर माना है और ये जो मध्य बिंदु है उसको हमने c बिंदु पर मान लिया है। ठीक है। अब हमारे पास में हमने देखा था कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं अक्ष। तो ये हमारी अक्ष है और मध्य बिंदु से जाने वाली और अक्ष के लंबवत जो होती है यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो हमारे पास होती है निरक्ष। तो ये जो लाइन हमारे पास में, ये वाली लाइन, ये हमारे पास में निरक्ष है। अब देखिए इस निरक्ष पर हमने एक बिंदु लेना है Q, मान लिया हमने उसको। अब इस बिंदु Q के ऊपर विद्युत द्विध्रुव की वजह से, यानी इस पूरे निकाय की वजह से, ये पूरा विद्युत द्विध्रुव है, उसकी वजह से इस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो हमें आज ज्ञात करना है। तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से बिंदु Q पर तीव्रता निकालेंगे और फिर प्लस क्यू की वजह से बिंदु Q पर तीव्रता निकालेंगे और फिर उसको घटकों में तो विभाजित करेंगे और उनका फिर योग करके परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसको हम करते हैं। पहले हम माइनस क्यू की वजह से बिंदु Q पर तीव्रता देखते हैं। तो इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि माइनस क्यू की वजह से जो Q पर तीव्रता है और प्लस क्यू की वजह से जो Q पर तीव्रता आरोपित होगी वो मान में समान होगी, बस उनकी दिशा अलग अलग होगी। अब मान में समान क्यों होगी, तो इसको आप इसे समझिए कि विद्युत तीव्रता हमारे पास में जो होती है किसी भी बिंदु आवेश की वजह से, वो हमने देखा था कितनी होती है। अगर उसको हम E माने विद्युत तीव्रता, किसी भी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत तीव्रता अगर E है तो उसको लिखते हैं E बराबर K गुणा उस बिंदु आवेश का मान। तो यहाँ पर हमारे पास जो बिंदु आवेश हम लेंगे वो माइनस का Q या प्लस का Q होगा। तो दोनों के जो मान है वो Q आवेश है, Q कूलाम के हमारे पास आवेश है, इसलिए E बराबर K वो आवेश Q हो जाएगा बटा उनके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर जो दूरी है पहली केस में माइनस Q के कारण Q पर जो आरोपित होगी उसमें जो दूरी आएगी माइनस Q से इस कैपिटल Q बिंदु के बीच की, वो हम लिख सकते हैं QA। ठीक है। तो यहाँ पे QA का स्क्वायर हो जाएगा उस केस में। और जब प्लस Q आवेश की वजह से Q पर जो तीव्रता आरोपित होगी तो वहाँ पर जो दूरी आएगी वो ये वाली आएगी QB। ये हमारे पास बिंदु Q है, ये बिंदु Q और ये बिंदु B के बीच की दूरी आएगी QB। तो यहाँ पे जो दूरी QA और QB है वो बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे जो मान आएगा यहाँ पे QA का स्क्वायर रख दो तो QB का स्क्वायर रख दो, बात बराबर है। इसीलिए जो तीव्रता हमारे पास में माइनस Q की वजह से Q पे आ रही है और प्लस Q की वजह से जो बिंदु Q पर आ रही हैं वो मान में समान है, इसलिए हमने उसको E माना है। तो हमने माइनस Q की वजह से इस बिंदु Q के ऊपर तीव्रता मान ली E बाई E, इस पर तीव्रता लग रही है। तो यहाँ पर जो तीव्रता E लग रही है वो देखिए, यहाँ पे जब हम तीव्रता ज्ञात करते हैं जिस भी बिंदु पर, उस पर एकांक धनात्मक आवेश मानना होता है हमने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं जब सीखा था तब उसने। तो प्लस Q की वजह से बिंदु Q पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें मानना होगा कि इस कैपिटल Q पर प्लस का एक कूलाम आवेश पड़ा है। अब चूँकि बिंदु A पर माइनस का Q है आवेश और इधर प्लस का Q है कैपिटल Q पर, इसलिए जो माइनस Q की वजह से कैपिटल Q बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आकर्षण की तीव्रता आएगी, उसकी दिशा आएगी इस तरह से माइनस Q की तरफ। तो ये हमारे पास में इस डायग्राम में ये दिशा आपको बताई गई है। और जो प्लस का Q आवेश होगा वो बिंदु Q के ऊपर धनात्मक आवेश है और ये भी प्लस का Q है बिंदु B पर, इसीलिए यहाँ पर जो आएगी वो प्रतिकर्षण की तीव्रता आएगी। यानी इस बिंदु Q को ये हमारा जो आवेश होगा वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर धक्का देगा इस दिशा में, इस तरह उसकी दिशा आएगी तीव्रता की दिशा, और तीव्रता का मान हमारे पास में E होगा, हमने E मानी है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में एक दिशा तो ये आ जाएगी तीव्रता की, और दूसरी जो दिशा आएगी वो इस तरह से आएगी, ये दूसरी दिशा माइनस Q की वजह से आएगी ये आकर्षण की तीव्रता और ये प्लस Q की वजह से आएगी ये प्रतिकर्षण की तीव्रता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज़ आपको जो समझनी है वो ये है
कि जैसे मान लीजिए ये जो एंगल है वो थीटा बनेगा, तो ये वाला जो एंगल है ना वो भी थीटा बनेगा। और वो क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो है हमारे पास भुजा ए है, तो ये भी भुजा ए है। ये हमारे पास जितनी दूरी है ना उतनी दूरी हमारे पास में ये वाली है, इसीलिए ये जो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है तो क्या होगा, ये देखिए इस तरह से, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। तो ये आपको दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं पहले। और इस तरह से ये देखिए, हमने ये हमारा बिंदु क्यू है, यहाँ पर हमारा बिंदु क्यू है। तो इस बिंदु क्यू पर एक तो हमारे पास इधर आ रही थी आकर्षण की तीव्रता और ये थी इधर प्रतिकर्षण की तीव्रता। दोनों का मान समान है ई। ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा है। अब इसको हमने घटकों में तोड़ा। ये हमारे पास ये इस डायग्राम में घटकों में तोड़ा है हमने इसको। तो देखिए किस प्रकार तोड़ा है। घटकों में तोड़ना अगर आपको नहीं आता तो इसे ध्यान रख लीजिए, जब भी घटकों में हम सदिश को तोड़ते हैं, अदिश को नहीं तोड़ते। तो सदिश को हमने तोड़ा, ये हमारे पास में सदिश था पहला ई सॉरी। तो ये जो सदिश जिस भुजा के साथ में थीटा एंगल बनाता है उस तरफ इसका जो घटक आता है ना वो होता है ई कोस थीटा में, मतलब उसका सदिश गुणा कोस थीटा आता है। तो सदिश हमारा जो का मान है वो ई है, सदिश का मान ई है, इसलिए ई गुणा कोस थीटा ये हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन इसकी दिशा जो आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, इसकी वजह से, इस ई की वजह से ऊपर की तरफ घटक आएगा ई कोस थीटा। और इधर जो घटक आता है हमारे पास में वो आता है ई साइन थीटा। जो थीटा के साथ जो घटक टूटता है वो कोस थीटा टूटता है, और उसके ई कोस थीटा के जो लंबवत घटक टूटता है वो साइन थीटा टूटता है। इसीलिए हमने इस ई को तोड़ दिया दो घटकों में, ऊपर ई कोस थीटा और इधर टूटेगा ई साइन थीटा। इसी प्रकार हम इस नीचे वाली को भी तोड़ते हैं। तो इधर देखिए थीटा कौन है, इसलिए नीचे भी इस दिशा में टूटेगा ई कोस थीटा और इधर टूटेगा ई साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो ई कोस थीटा ऊपर वाला है उसकी दिशा इधर है और नीचे वाले की दिशा इस नीचे की तरफ है, यानी विपरीत दिशा में दोनों, और मान में समान है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इधर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, इधर तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन परिणामी तीव्रता हमारे पास में ऊपर वाले की वजह से इधर ई साइन थीटा, नीचे वाले की वजह से भी ई साइन थीटा है, दोनों की वजह से ई साइन थीटा है। तो परिणामी तीव्रता हमारे पास में इस दिशा में बच जाएगी और उसका मान हमारे पास में ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा यानी कि 2 ई साइन थीटा हो जाएगा। ये आपको समझना है। तो हमारे पास जो परिणामी तीव्रता आई है वो डायग्राम में देख लीजिए वापस, कि हमारे पास परिणामी तीव्रता जो आएगी विद्युत क्षेत्र की उसकी दिशा इस दिशा में आएगी। ठीक है, ये हमारे पास में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ जाएगी। अब यहाँ पर जो बिंदु ए और बी हैं, जो द्विध्रुव हमें दिया गया है, उस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमने देखी थी -q से +q की तरफ आती है। मतलब ये दिशा हमारे पास में इस तरह से आएगी। ये दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण p की दिशा, जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, अच्छे से समझी थी। तो -q से +q की तरफ आएगी ये p की दिशा, और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा हमारे पास में ये इस दिशा में आ रही है। मतलब जो p की दिशा है और जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र e की दिशा है वो दोनों विपरीत दिशाएं। ये तो हमारे पास इस तरफ जा रहा है जबकि p की दिशा हमारे पास इस तरह आ रही है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की वजह से जो निरक्ष पर तीव्रता निरक्ष पर जो विद्युत तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत होती है हमेशा, ये आपको ध्यान। तो बस अब हम मान ज्ञात करते हैं इसका क्या होता है मान। देखिए यहाँ पर तो हमने बताया कि भाई -q आवेश की वजह से q पर तीव्रता और +q आवेश की वजह से q पर तीव्रता वो मान में समान है, किस प्रकार से है वो बताया हमने। यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता हमारे पास में आई थी वो आ चुकी थी इतनी, बिंदु q पर जो तीव्रता आई थी वो आई थी 2e साइन थीटा, ये परिणामी तीव्रता आ चुकी थी हमारे पास में। अब हमने यहाँ पर e का और साइन थीटा का मान ज्ञात कर रखना है, तो हम ज्ञात कर रखते हैं। तो पहले हम e का मान देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो e का मान हमें पता था, e बराबर क्या होता है k गुणा हमारे पास में आवेश था q, द्विध्रुव का जो आवेश है एक का वो q है, q बटा उस बिंदु मतलब या तो a से q के बीच की दूरी, हमारा जो डायग्राम है उसमें देख लेना आप, a से q तक की दूरी या फिर हमारे पास में b से q तक की दूरी, दोनों समान है, कोई भी दूरी हम ले सकते हैं। तो उस दूरी को हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो देख लीजिए वो इस प्रकार से था। ये हमारे पास में बिंदु q था, ये हमारे पास दूरी थी मध्य बिंदु से r, और ये जो दूरी थी हमारे पास में a थी। आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं, ये डायग्राम में आप देखिए, ये जो हमारे पास दूरी है ये a दूरी है, और ये जो दूरी हमें दी हुई होगी ये r दूरी है, मध्य बिंदु से इस बिंदु q की दूरी होगी, ये r दूरी दे रखी है हमें निरक्ष पर। और हमें जो दूरी निकालनी है वो है a से q की दूरी, तो वो हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे पास कर्ण है,
ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका ये कर्ण बन चुका है, और इसका मान हमारे पास में होएगा, कर्ण बराबर होता है रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। तो बस ये हमारे पास में मान आ चुका है ए से क्यू तक का, ठीक है। तो यही हमने रखा है उसमें फॉर्मूले में। तो ई का मान हमारे पास आ जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास में जो दूरी आती है वो रूट में आएगी, और फिर इसका यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा तो रूट हट जाएगा वहाँ से, तो ये पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अब साइन थीटा का मान, अब देखो साइन थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास जो डायग्राम है उसको देख लीजिए, इस तरह से था वो 90 डिग्री का कौन था, नीचे ए था, इधर ये आर था, ठीक है। ये था यहाँ पे थीटा एंगल, इसलिए जिस पे दो एंगल बनते हैं थीटा और 90 डिग्री वाला, वो हमारे पास आधार होता है, और ये कर्ण होता है हमेशा। तो ये जो बचेगा ये लंब होगा, तो लंब हमारे पास में ए हो जाएगा, तो हमने लिखा लंब में ए बटा कर्ण। अब कर्ण हमने अभी निकाला था, ये होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस ये हमने यहाँ पे मान रखना है। साइन थीटा का मान ये रख देंगे, और कोस ई का मान हम रख ही दिया है, बस इसको सरल करेंगे। ये ई का मान, ये साइन थीटा का मान रखा, तो ये हमारे पास जो आया है ये टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है निरक्ष पर किसी बिंदु क्यू पर। अब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस लगानी होगी, जैसे हमने निरक्ष जब अक्ष पर तीव्रता ज्ञात की थी तभी भी ये कंडीशन लगाई थी, और अब भी ये कंडीशन लगा रहे हैं हम कि जो बिंदु आर है और की जो दूरी है, मतलब जो बिंदु क्यू की मध्य बिंदु से दूरी है वो आर है, और जो ए जो दूरी है, अब हमने जब द्विध्रुव पढ़ा था तब भी हमने ये बात बोली थी कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी 2a है वो बहुत ही कम है। कितनी कम है? ये लगभग होती है आणविक या परमाणविक स्तर की दूरियों के बराबर, यानी 10 की पावर -10, 10 की पावर -7 के आसपास की दूरी होती है। तो ये बहुत ही कम दूरी होती है, इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर ही मान सकते हैं। अब देखिए आपको बता भी देता हूँ किस प्रकार से होती है। जैसे मान लीजिए अगर आर बराबर हमने 100 लिया है, तो हो सकता है ए बहुत ही कम, मतलब हो सकती है ए हो 0.101, तो हम जब आर प्लस ए करेंगे या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही कम आएगा, तो इसमें हम इसको आर ही मान सकते हैं, इसलिए हम इसको भी आर मानेंगे, इसको भी आर मान लेंगे, और फिर इसको सरल कर देंगे। तो सरल किया हमने, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर का रूट हो गया, रूट से बाहर निकलेगा आर होगा, इधर आर स्क्वायर है तो ये आर का क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास ये मान आ गया। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं हम, मान आ जाएगा हमारे पास में, ये मान हमारे पास में आएगा इस प्रकार से, देखिए के। अब 2 को मैंने इसके साथ में गुणा करके इस तरह से लिखा है। इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखिए आपको पता चल रहा होगा, ये 2a गुणा q, ये हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p होता है, तो ये हमने इसको हम p लिख देंगे, हमने p लिख दिया। और ये हमारे पास में k गुणा p बटा आर क्यूब जो मान आता है, ये विद्युत क्षेत्र की निरक्ष पर तीव्रता आ चुकी है। ये देखिए, अब इसको सदिश रूप में लिखते हैं, तो E बराबर k, E का वेक्टर बराबर k p का वेक्टर बटा आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारे पास में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा आ रही है P, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी उसकी दिशा दोनों विपरीत है, और इसी विपरीत होने की वजह से ही यहाँ पर हमने माइनस लिखा। ये वास्तव में माइनस का p वेक्टर था यहाँ पे, उसको हमने आगे लगा दिया, तो माइनस के पी वेक्टर बटा आर क्यूब हो चुका है। ये हमें ये बताता है कि जो E की दिशा है ना वो P की दिशा के विपरीत है, ये बताता है हमें ये। तो ये हमारे पास में निरक्ष पर तीव्रता का मान आ चुका है। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछते हैं ये डायरेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये कि जो निरक्ष पर तो हमने तीव्रता देखी थी वो, और अक्ष पर जो तीव्रता होती है समान दूरियों के लिए, वो निरक्ष की जो तीव्रता होती है वो आधी होती है अक्ष की तीव्रता की। अब ये क्या कहना चाहता है इसको ये समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में प्लस का क्यू आवेश और ये माइनस का क्यू आवेश है, ठीक है। अब ये हमारी अक्ष दे रखी है हमें। अब मान लीजिए अक्ष पर यहाँ पे कोई बिंदु दे दी हमें P, और मध्य बिंदु ये हमारा मध्य बिंदु, उससे जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है हमें 10 मीटर, और इस मध्य बिंदु से इस अक्ष निरक्ष पर भी हमें यहाँ पर एक बिंदु दे लिया, मान लीजिए Q, उसके ऊपर भी दूरी दे रखी है वो भी 10 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे भी है ना, निरक्ष पर दूरी 10 मीटर है और अक्ष पर भी दूरी 10 मीटर है। और अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखनी है तो इस बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी ना वो बिंदु Q की तीव्रता की दुगनी होगी। मतलब जैसे मान लीजिए बिंदु P के ऊपर जो तीव्रता आती है वो आती है 5 न्यूटन पर मीटर, 5 न्यूटन पर गुलाम, ये मात्रक होता है। तो 5 आती है जैसे मान लीजिए, तो बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी वो 10 आएगी, मतलब दुगनी आएगी। तो समान दूरियों के लिए जो अक्ष पर तीव्रता होती है वो निरक्ष की तीव्रता की आधी होती है, या कह सकते हैं कि निरक्ष की जो तीव्रता होती है वो अक्ष की तीव्रता की, निरक्ष पर जो तीव्रता होती है वो अक्ष की तीव्रता की होती है हमारे पास में आधी, और अक्ष की तीव्रता निरक्ष की दुगनी होती है, कहने का अर्थ है। तो ये अब दूसरी हमारे पास में है कि
निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत होती है, जो हमने अभी देख लिया था। इसके अलावा निरक्ष के हर बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि जो हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव में जो निरक्ष होती है वो समविभव पृष्ठ होता है। ये किस प्रकार से होता है, ये आगे हम जब हम विद्युत विभव का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये वाली लाइन में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।